रात के गहरे सन्नाटे में मैं आधी नींद में थी कि अचानक किसी ने आकर मेरे ऊपर अपना वजन डाल दिया। हस्बैंड, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं नींद में बड़बड़ाई और करवट बदलते हुए अपनी कमर पर रखे उस हाथ को हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो हाथ रुकने की बजाय और भी ज्यादा बेकाबू हो गए। धीरे धीरे मेरी कमर के सहारे ऊपर की तरफ फिसलने लगा। मेरा दिल अचानक जोर से धड़क उठा। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच पिछले 3 महीने से कोल्ड वॉर चल रही थी। वो तो मुझे छूना तो दूर, मेरी तरफ ठीक से देखना भी नहीं चाहते थे। फिर वो अचानक खुद से सुलह करने क्यों आएंगे? इतना ही नहीं, मुझे सिगरेट की तेज बदबू भी महसूस हुई। सस्ती सिगरेट की तीखी स्मेल रात की ठंडी हवा के साथ मेरी नाक तक आ रही थी। लेकिन मेरा हस्बैंड कभी स्मोकिंग नहीं करता। मतलब मेरे बगल में लेटा ये आदमी मेरा हस्बैंड बिल्कुल नहीं था। जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ, मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। मेरी नींद पल भर में गायब हो गई। सिर्फ उसके शरीर का वजन महसूस करके ही समझ आ गया कि ये एक ताकतवर एडल्ट आदमी है। उसका सीना मेरी पीठ से पूरी तरह चिपका हुआ था। उसकी सांसें भारी और तेज चल रही थी, जैसे वो काफी समय से दबी हुई किसी एक्साइटमेंट को रोकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। इतनी टेंशन में थी कि आवाज निकालने की भी हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि मैंने अपनी सांसें भी हल्की कर दी, बस इस डर से कि कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। मेरे दिमाग में एक साथ भागने के हजारों ख्याल दौड़ने लगे। ये आदमी कौन है? ये अंदर कब आया? ये मुझसे क्या चाहता है? मेरे बगल वाला आदमी मुझे बिल्कुल शांत देखकर यही समझा कि मैं गहरी नींद में हूँ, इसलिए उसकी हरकतें और भी ज्यादा बेशर्म होती चली गईं। उसकी खुरदुरी उंगलियां मेरे पेट पर धीरे धीरे फिसलने लगी, जिनमें लालच और बुरी नीयत साफ महसूस हो रही थी। मैंने दांत भींच लिए और खुद को जबरदस्ती शांत रखा। अब क्या करूं? ये आदमी आखिर है कौन? ये अंदर कब घुसा? क्या सोने से पहले मैं दरवाजा लॉक करना भूल गई थी? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर लौटते ही सबसे पहला काम मैं दरवाजा बंद करना करती हूँ। ये आदत पिछले 10 साल से है, मैं कभी नहीं भूल सकता। और मुझे साफ याद है कि सोने से पहले मैंने खुद जाकर लॉक भी चेक किया था। रुको, अभी कितने बजे होंगे? मेरा हस्बैंड एक प्रोग्रामर है। वो अक्सर रात 10 बजे तक ऑफिस में ओवर टाइम करता है, फिर लेट नाइट खाना खाकर कैब से घर लौटता है। इसलिए घर पहुंचते पहुंचते 11 बजे से भी ज्यादा हो जाता है। भले ही इन दिनों हमारी कोल्ड वॉर चल रही हो, लेकिन वो हर रात घर आकर ही सोता है। काश मेरा हस्बैंड अभी घर पर होता तो ये अजनबी आदमी कभी अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करता। वो डर कर भाग जाता। मैंने धीरे से आंखें खोली। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। आज रात चांद की रोशनी भी नहीं थी। खिड़की से सिर्फ हल्की सी फीकी रोशनी अंदर आ रही थी। यहाँ तक कि पर्दे भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरे बगल वाले आदमी की शक्ल बिल्कुल साफ नहीं दिख रही थी। बस इतना दिख रहा था कि एक लंबा चौड़ा काला साया मेरे ऊपर झुका हुआ था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी और देखने की हिम्मत भी नहीं थी। लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकती थी, ये मेरा हस्बैंड नहीं था। मेरा हस्बैंड इससे थोड़ा दुबला है और उसकी सांसें भी इतनी भारी नहीं होती। मैंने कान लगाकर ध्यान से सुना। पूरे ड्राइंग रूम में बिल्कुल सन्नाटा था। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आमतौर पर मेरा हस्बैंड घर आते ही सबसे पहले नहाने जाता है। बाथरूम में पानी चलने की आवाज साफ सुनाई दी, लेकिन इस वक्त कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अचानक मेरे दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी मेरे हस्बैंड के घर में घुसते ही उस पर हमला कर चुका हो? ये सोचते ही मेरी पीठ पर ठंडा पसीना निकल आया। मैंने खुद को आगे सोचने से रोक लिया, लेकिन सच से भाग भी नहीं सकती थी। उधर वो आदमी अभी भी मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। उसका हाथ मेरे पेट से नीचे कमर तक पहुंच चुका था और अब वो मेरे नाइट पैंट को भी नीचे खींचने की कोशिश करने लगा। मैंने तुरंत सोचा कि शायद बातों में उलझाकर इसे रोका जा सकता है। हस्बैंड, आज मैं सच में बहुत थक गई हूँ, क्या हम किसी और दिन कर सकते हैं? मैंने अभी अभी नींद से उठी हुई लड़की जैसी आलसी और मासूम आवाज में कहा। मैंने उसे अपना हस्बैंड मानकर धोखा देने की कोशिश की ताकि वो रुक जाए, लेकिन उसने मेरी बात पूरी तरह इग्नोर कर दी। उसने सिर्फ एक हाथ से मेरी दोनों कलाइयों को इतनी आसानी से पकड़ लिया कि मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पाई। हम दोनों की ताकत में बहुत बड़ा फर्क था। उसका सिर्फ एक हाथ ही मुझे पूरी तरह काबू में रखने के लिए काफी था। अगर मैं सीधे उससे भिड़ गई तो मेरा बचना नामुमकिन था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मैं अभी तक आधी नींद का नाटक कर रही थी, इसलिए उसने अब भी पूरी तरह जबरदस्ती शुरू नहीं की थी। मेरा दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगा। मुझे कोई अच्छा बहाना चाहिए था। हस्बैंड, आप भी ना कितने शरारती हो, सच में आपके सामने मेरी एक नहीं चलती, मैंने जानबूझकर नखरे वाली आवाज में कहा। फिर तुरंत बात बदल दी, लेकिन मुझे बहुत प्यास लगी, मेरा गला पूरी तरह सूख गया है। हस्बैंड, पहले मेरे लिए 1 गिलास पानी ला दोगे? लगता है मेरी मीठी आवाज काम कर गई। वो अजनबी आदमी कुछ पल के लिए रुक गया। शायद उसे थोड़ी झुंझलाहट हुई, लेकिन आखिर उसने मेरी दोनों कलाइयां छोड़ दी। उसने हल्की सी खराश भरी आवाज में हूं कहा और सच में उठकर ड्राइंग रूम की तरफ चला गया। उसकी वही भारी और बैठी हुई आवाज सुनकर मेरा शक पूरी तरह यकीन में बदल गया। ये आदमी मेरा हस्बैंड बिल्कुल नहीं था। हालांकि इन दिनों मेरे हस्बैंड को हल्का जुकाम था, लेकिन उसकी आवाज इससे बिल्कुल अलग थी। मैंने चुपके से उस आदमी की पीठ की तरफ देखा। खिड़की से आती हल्की सी तारों की रोशनी में इतना अंदाजा लग गया कि उसकी हाइट 6 फीट के आसपास थी और शरीर भी बहुत मजबूत था। मैं उससे लड़कर कभी नहीं जीत सकती थी। नहीं, मुझे किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा, लेकिन अगर भागना है तो पहले ड्राइंग रूम से होकर निकलना पड़ेगा, जहां वो इस वक्त मौजूद है।
और जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगी वो मुझे तुरंत पकड़ लेगा। मेरा बेडरूम गलियारे के आखिर में था, जबकि मेन डोर ड्राइंग रूम के दूसरी तरफ। दोनों के बीच सीधी दूरी मुश्किल से 10 मीटर थी, लेकिन यही 10 मीटर मेरी जिंदगी और मौत के बीच की दूरी थी। मैंने खिड़की की तरफ देखा। हमारा फ्लैट 10वीं से भी ऊपर वाली मंजिल पर था। बाहर पहले से ही आयरन सेफ्टी ग्रिल लगी हुई थी, वहां से इंसान का निकलना नामुमकिन था। और अगर ग्रिल न भी होती तब भी इतनी ऊंचाई से कूदने का मतलब सीधी मौत। मैं ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकती थी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, दिमाग से काम लेना। काफी देर तक खुद से लड़ने के बाद मैंने फैसला कर लिया, मैं अपना नाटक जारी रखूंगी। उस अजनबी को अपना हस्बैंड मानकर पहले उसे शांत रखूंगी और जितना हो सके उतना टाइम खरीदूंगी, ताकि मेरे असली हस्बैंड के घर लौटने तक मैं किसी तरह बची रहूं। आदमी जल्दी ही वापस आ गया। उसके कदमों की आवाज बहुत भारी थी। उसने मेरे हाथ में पानी की एक बोतल थमा दी। बोतल बर्फ जैसी ठंडी थी। साफ था कि अभी अभी फ्रिज से निकाली गई मिनरल वाटर थी। मैंने सावधानी से बोतल पकड़ ली। अब मेरा शक और भी पक्का हो गया। अगर ये मेरा हस्बैंड होता तो उसे पता होता कि मुझे ठंड से डर लगता है। वो हमेशा मेरे लिए गुनगुना पानी लाता था। उसने मुझे कभी इतना ठंडा पानी नहीं पीने दिया, लेकिन इस वक्त मैं उसे बेनकाब नहीं कर सकती थी। मुझे हर हाल में पहले उसे शांत रखना। हस्बैंड, थैंक यू, मैंने नखरे वाली मीठी आवाज में कहा और बोतल से सिर्फ दिखावे के लिए 2-4 घूंट पानी पी लिया। लेकिन वो अजनबी आदमी अब पूरी तरह बेसब्र हो चुका था। बिना फेस दिखाए यूट्यूब से 1 लाख+ रुपए महीना कमाना चाहते हो? मैंने जो कुछ सीखा और अप्लाई किया सब इस ई बुक में स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मेरे पानी खत्म करने का इंतजार किए बिना ही वो अचानक मेरी तरफ झपट्टा। मेरे हाथ से बोतल छीनकर बेड के पास फेंक दी। उसके शरीर से सिर्फ सिगरेट की बदबू ही नहीं, बल्कि पसीने की तेज स्मेल भी आ रही थी। वो ऐसी बदबू थी जैसे कई दिनों से न नहाया हो। उसमें सस्ती सिगरेट की बदबू मिली हुई थी, जिससे मुझे उल्टी आने जैसी फीलिंग होने लगी। मैंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि उसकी सांसें मुझ तक न पहुंचे। ठीक है हस्बैंड, लेकिन मैं अभी भी बहुत थकी हुई हूँ, बहुत नींद आ रही है। मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना। कल सुबह जल्दी उठकर ऑफिस भी जाना है। लेकिन उस आदमी ने मेरी बात पूरी तरह इग्नोर कर दी। उसकी भारी सांसें मेरी गर्दन के बिल्कुल पास आ गईं। उसका हाथ मेरे नाइट पैंट को जोर से नीचे खींचने लगा। मैंने पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत मेरे मुकाबले बहुत ज्यादा थी। उसने मेरी कलाई पकड़कर पीछे मोड़ दी। अब मैं बिल्कुल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। मैंने एक लंबी सांस ली और जानबूझकर हार मानने का नाटक किया। ठीक है हस्बैंड, लेकिन 1 मिनट रुको, मैं पहले वॉशरूम होकर आती। इस बार आखिरकार उस आदमी का हाथ रुक गया। लग रहा था कि अब वो और भी चिढ़ चुका है। उसने अपनी भारी और बैठी हुई आवाज में कहा, जाओ। वो आवाज पूरी तरह अजनबी थी। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ अजीब महसूस ही नहीं हुआ। हस्बैंड, मेरा इंतजार करना। इतना कहकर मैंने धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे तक ले जाकर उसकी ठुड्डी को छू लिया। उसकी दाढ़ी मेरे हस्बैंड से कहीं ज्यादा सख्त और खुरदुरी थी। मैंने घिन की फीलिंग को बड़ी मुश्किल से दबाया और जबरदस्ती हल्की मुस्कान बनाए रखी। अंधेरे में मुझे साफ महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर तन गया था। उसकी सांसें पहले से भी तेज हो गईं, यहाँ तक कि उसका शरीर हल्का हल्का कांप भी रहा था। ये लंबे समय से दबे हुए एक्साइटमेंट की साफ निशानी थी। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैं साफ महसूस कर सकती थी कि वो कितना उतावला और बेचैन। मैं धीरे धीरे बेडरूम से बाहर निकली। मैंने पूरी कोशिश की कि मेरे हर कदम बिल्कुल नॉर्मल लगे। मेरे नंगे पैर बर्फ जैसे ठंडे फ्लोर पर पड़ रहे थे। जैसे ही मैं बेडरूम से बाहर निकली, मेरे अंदर अचानक उम्मीद की एक तेज लहर दौड़ गई। अंधेरे में ड्राइंग रूम की हल्की आकृति दिखाई दे रही थी। मेन डोर वहीं था, बस 8 कदम नहीं, सिर्फ 6 कदम और मैं डोर हैंडल तक पहुंच सकती थी। दरवाजा खोलकर बाहर भागते ही सीढ़ियां थी। मैंने खुद को किसी तरह रोक लिया। इस वक्त मैं नंगे पैर थी। अगर बाहर निकलने से पहले ही उसने मुझे पकड़ लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो मेरे साथ क्या करेगा? क्या वो गुस्से में आ जाएगा? क्या उसके पास चाकू है? कहीं उसने हथियार तो नहीं रखा? मैं धीरे धीरे वॉशरूम के अंदर गई और बिना आवाज किए दरवाजा बंद कर लिया। अभी जब मैं मास्टर बेडरूम से ड्राइंग रूम तक आई थी तब मुझे अपना फोन कहीं दिखाई नहीं दी, जबकि मुझे साफ याद था कि सोने से पहले मैंने उसे बेड साइड टेबल पर रखा था। अब वो गायब था। मतलब उस अजनबी आदमी ने उसे पहले ही छिपा दिया था। अब पुलिस को कॉल करना नामुमकिन था। मेरी एक ही उम्मीद बची थी, किसी तरह इस अजनबी आदमी को बातों में उलझाकर टाइम निकालूं और अपने हस्बैंड के घर लौटने का इंतजार करूं। लेकिन वो आखिर कब आएगा? अभी कितने बजे हैं? क्या उसकी ड्यूटी खत्म हुई भी है या नहीं? या क्या वो पहले ही घर आ चुका है? अगर आ गया है तो घर में इतना सन्नाटा क्यों है? मैंने खुद को आगे सोचने से रोक लिया। तभी अचानक बाहर से उस अजनबी आदमी ने दरवाजा जोर से खटखटाया। उसकी आवाज में साफ अधीरपन था। हो गया? मैं डर के मारे बुरी तरह कांप गई। लगभग मेरी चीख निकल गई थी। मैंने जल्दी से जवाब दिया, हाँ हो गया। मेरी आवाज हल्की कांप रही। मैंने गहरी सांस ली, खुद को जितना हो सके शांत किया, फिर कांपते हुए हाथों से वॉशरूम का दरवाजा खोल दी। मैंने ना लाइट जलाई, न ही अपनी आंखें पूरी तरह खोली। अगर मैंने इस आदमी का चेहरा साफ देख लिया तो हो सकता है मेरी जान ही चली जाए। मैंने बहुत से केसेस में सुना था कि सिर्फ इसलिए अपराधी ने विक्टिम को मार दिया क्योंकि उसने उसका चेहरा देख लिया था। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उस अजनबी आदमी ने तुरंत मुझे कसकर पकड़ ली।
उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि मैं लड़खड़ा गई। मैंने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। मैं पहले ही कई बार बहाने बना चुकी थी। अगर अब भी मैं बार बार मना करती तो उसे जरूर शक हो जाता। आखिर कोई पत्नी अपने हस्बैंड को बार बार इस तरह क्यों ठुकराएगी। मैंने बड़ी मुश्किल से चेहरे पर हल्की मुस्कान लाई, नरम आवाज में बोली, आप भी ना, कितने उतावले हो, बस 1 मिनट रुकिए, मैं पहले एक चीज लेकर आती हूँ। वो अजनबी आदमी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हुआ। उसने मेरी कलाई और भी जोर से पकड़ ली। उसकी जरूरत नहीं। उसकी ठंडी आवाज सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आवाज में जरा भी गुंजाइश नहीं थी। वो कोई रिक्वेस्ट नहीं, सीधा ऑर्डर था, जबरदस्ती थी। मैंने हल्के से उसे धक्का दिया और फिर से नखरे करते हुए बोली, हस्बैंड, हमने पहले ही तय किया था ना कि अभी कुछ साल बेबी नहीं करेंगे, और आज वैसे भी मेरे लिए प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा हैं। मैंने जानबूझकर प्रेगनेंसी होने के चांसेस वाले शब्दों पर जोर दिया ताकि शायद वो थोड़ा रुक जाए। लेकिन मेरी बात सुनकर वो अजनबी आदमी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसकी सांसें पहले से और भारी हो गईं। उसके हाथ की पकड़ और भी मजबूत हो गई। मेरी कलाई दर्द से जलने लगी। आह हस्बैंड, आप मुझे दर्द दे रहे हो। मैंने इंस्टिंक्ट से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी की सांसें अब आग की तरह गर्म हो चुकी थी। उसके अंदर बहुत समय से दबा हुआ इरादा अब पूरी तरह बाहर आने लगा था। मैं उसके सामने बिल्कुल बेबस थी। मेरा दिमाग अभी भी तेजी से कोई नया बहाना ढूंढ रहा था। लेकिन तभी उस आदमी ने अपना दूसरा हाथ उठाकर सीधे मेरा गला पकड़ लिया। उसकी 5 उंगलियां मेरी गर्दन पर कस गईं। मैं तुरंत सांस नहीं ले पाई। मेरे कान के बिल्कुल पास उसकी आवाज गूंजी, अच्छी लड़की बनो और आराम से कोऑपरेशन करो। उसने हर शब्द बहुत धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। उसकी आवाज जहरीले सांप जैसी लग रही। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की, बस लगातार सिर हिलाती रही। उसकी पकड़ इतनी कसी हुई थी कि मेरा दम घुटने लगा। मैं सिर्फ आंखों से उससे रहम की भीख मांग सकती थी। तब जाकर उसने पकड़ थोड़ी ढीली की, लेकिन उसका हाथ अभी भी मेरी गर्दन पर ही था। वो किसी भी पल दोबारा कस सकता था। मैं हांफते हुए एक एक सांस लेने लगा। मेरे दिल में बस एक ही दुआ थी, काश मेरा हस्बैंड जल्दी घर लौट आए और मुझे बचा ले। वो आदमी मुझे घसीटते हुए सीधे मास्टर बेडरूम की तरफ ले गया। उसका हाथ इतना खुरदुरा और सख्त था जैसे किसी इंसान को नहीं, कोई सामान खींच रहा हो। मैंने मजबूरी में उसके कदमों के साथ चलना शुरू किया। साथ ही मेरा दिमाग लगातार बचने का रास्ता सोच रहा था। गर्दन पर उसकी पकड़ की याद अभी भी मुझे डरा रही थी। उसी डर ने मुझे और भी ज्यादा सतर्क कर दिया। मैं फिर धीरे से बोली, हस्बैंड, बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं बैल्कनी से एक तौलिया लेकर आती हूँ। उसने तुरंत पूछा, तौलिया किस लिए? उसकी आवाज में साफ शक था। मैंने जल्दी से जवाब दिया, बाद में तो इस्तेमाल होगा ही, और आखिर धोना भी तो हमें औरतों को ही पड़ता है। बस 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। मैंने हल्के से उसके हाथ पर थपकी दी, जैसे कई सालों से साथ रहने वाली पत्नी अपने पति से बात करती है। लेकिन अंदर से मैं डर के मारे कांप रही थी। वो 2 सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, जल्दी। मैंने गहरी सांस ली, धीरे धीरे बेडरूम से बाहर निकलने लगी। मेरा दिल पहले से भी तेज धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मैंने अचानक एक फैसला कर ली। मैंने अपने कदम तेज कर दी और सीधा मेन डोर की तरफ बढ़ने लगी। मेरी नजर सिर्फ दरवाजे पर थी। अंधेरे में उसका धुंधला सा आकार दिखाई दे रहा था। बस 7 कदम, फिर 5 कदम और मैं डोर हैंडल तक पहुंच जाती। बस दरवाजा खुल जाए तो मैं बाहर भाग सकती थी। फिर सीधे सीढ़ियों से नीचे उतरकर सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचूंगी और पुलिस को बुला लूंगी। मैंने अपने दिमाग में पूरा एस्केप प्लान बना लिया था। दरवाजा खोलना, बाहर निकलते ही बाईं तरफ मुड़ना, सीढ़ियों से नीचे उतरना, फिर रेजिडेंशियल सोसाइटी के गेट पर बने सिक्योरिटी बूथ तक पहुंच जाना। वहां 24 घंटे गार्ड रहता है। बस वहां तक पहुंच गई तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, लेकिन तभी मेरे पीछे से उस आदमी की बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई, तुम क्या कर रही हो? मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का सारा खून एक पल में जम गया हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो अजनबी आदमी मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। हमारे बीच 1 मीटर से भी कम दूरी थी, लेकिन वही 1 मीटर मेरे लिए जैसे पार न होने वाली दीवार बन गया। मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या कहूं। मेरे होंठ कांपने लगे। दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। तभी उसने शांत आवाज में पूछा, तुम कब से नाटक कर रही थी? उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे मौसम की बात कर रहा हो। मैंने घबराकर थूक निकला। अब मुझे समझ आ गया। मैं पकड़ी जा चुकी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था उसे कैसे पता चला। अजीब बात यह थी कि पकड़े जाने के बाद मुझे पहले जितना डर नहीं लग रहा था, शायद इसीलिए क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। या शायद इंसान जब डर की आखिरी हद पार कर लेता है तो अंदर से अचानक शांत हो जाता है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम्हें कब पता चला कि मैं सिर्फ नाटक कर रही थी? वो हल्का सा हंसा। अंधेरे में उसकी हंसी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा। उसकी बड़ी बड़ी उंगलियां धीरे धीरे मेरे गाल पर फिसलने लगी, जैसे कोई अपनी पसंदीदा चीज को छू रहा हो। फिर उसने कहा, अभी जब तुम वॉशरूम गई थी तब फ्लश नहीं किया। मेरा दिल एकदम बैठ गया। सचमुच?
मैं इतनी घबराई हुई थी कि फ्लश करने जैसी छोटी सी बात पूरी तरह भूल गई थी। अगर कोई सच में वॉशरूम गया हो तो फ्लश किए बिना कैसे बाहर आ सकता है। मेरे संभलने से पहले ही उसने एक हाथ से मेरे बाल कसकर पकड़ लिए और मुझे खींचते हुए वापस बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। मेरी खोपड़ी में तेज दर्द उठने लगा। मैं मजबूरी में उसके पीछे लड़खड़ाते हुए चलती रही। इस पल मैं सचमुच टूट चुकी थी। डर की लहर ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। मैं लगातार उससे रहम की भीख मांगने लगी। प्लीज हमें बैठकर बात करने दो। मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं वादा करती हूँ। उस अजनबी आदमी ने मुझे जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। मेरे घुटने और कोहनियां लकड़ी के फ्लोर से टकराईं। दर्द इतना तेज था कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो ऊपर से मुझे घूरते हुए ठंडी आवाज में बोला, मिस शुए, अगर तुम कोऑपरेशन करोगी तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं लगातार सिर हिलाती रही, लेकिन उसी वक्त मेरे मन में एक नया शक पैदा हुआ। उसे मेरा सरनेम कैसे पता? उसने मुझे मिस शुए कहकर बुलाया। ये तरीका बहुत फॉर्मल था, जैसे कोई अजनबी इज्जत से बुलाता है। क्या वो मुझे पहले से जानता है? लेकिन मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती थी। मैंने धीरे से सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। खिड़की से आती हल्की सी तारों की रोशनी में मैंने देखा कि वो ऊपर से मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई अपनी कैद में फंसे इंसान को देखकर मजा ले रहा हो। पूरे घर में गहरा सन्नाटा था। मुझे साफ उसकी निगलने की आवाज सुनाई दी। अंधेरे में वो आवाज और भी साफ लग रही थी। वो मुड़ा, धीरे धीरे जाकर छोटे सोफा पर बैठ गया। फिर ठंडी हंसी हंसते हुए उंगली से मेरी तरफ इशारा किया, मिस शुए, समझदारी से काम लो, नहीं तो। इतना कहते ही उसने अपनी कमर से एक डैगर निकाल ली। अंधेरे में उसकी धार ठंडी रोशनी बिखेर रही थी। उसने ब्लेड को अपने होठों के पास लाकर धीरे से उस पर जीभ फेर दी। उसकी हरकतें बेहद धीमी और बेहद डरावनी थी। हालांकि मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसकी लालची मुस्कान की कल्पना आसानी से कर सकती थी। डर और बेइज्जती, दोनों एहसास एक साथ मेरे अंदर उमड़ पड़े। मैं फर्श पर घुटनों के बल बैठी कांप रही थी। लेकिन अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैं धीरे धीरे उठी। मेरे पैर पूरी तरह कांप रहे थे। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी निगाहें मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी। वो नजरें बेहद लालची और गर्म थी। शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया। मेरी उंगलियां कांप रही थी। मैंने अपने कपड़ों का किनारा पकड़ा और धीरे धीरे अपना आउटर गारमेंट उतार दिया। कपड़ा फर्श पर गिरा और बहुत हल्की सी आवाज हुई। उसी पल उस आदमी की सांसें और भारी हो गईं। अंधेरे में उसकी आंखें किसी जंगली जानवर की तरह चमक रही थी। उसके हाथ में पकड़ा डैगर हल्का हल्का हिल रहा था, जिस पर खिड़की से आती हल्की रोशनी पड़ रही थी। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी गले से बाहर निकल आएगा। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। बाथरूम में मैंने जो इमरजेंसी अलार्म बटन दबाया था और करीब 10 मिनट पहले जो सिग्नल गया होगा, वही अब मेरी आखिरी उम्मीद थी। मुझे हर हाल में टाइम निकालना, बस इंतजार करना था। प्लीज मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, मैं कर रही हूँ, अभी करती हूँ। मेरी आवाज कांप रही थी। रोने की वजह से शब्द भी टूट रहे थे। मैंने जानबूझकर बहुत धीरे धीरे अपने नाइट ड्रेस के बटन खोलने शुरू किए। मेरी उंगलियां लगातार कांप रही थी। हर एक सेकंड मुझे एक पूरी सदी जितना लंबा लग रहा था। उस आदमी की निगाहें किसी सांप की तरह मेरे ऊपर टिकी हुई थी। उसकी लालची नजरें मुझे अंदर तक डरा रही थी। वो हंसते हुए बोला, हाँ ऐसे ही धीरे धीरे। उसकी आवाज में शिकार को देखकर मिलने वाला मजा साफ सुनाई दे रहा था। मिस शुए, तुम तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल एकदम ठंडा पड़ गया। मतलब वो मुझे पहले से जानता था और उसने मेरी फोटोज भी देखी थी। लेकिन इस वक्त मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मुझे सिर्फ टाइम खींचना था। मैं दूसरे बटन पर आकर रुक गई। जानबूझकर ऐसा दिखाने लगी कि मुझसे खुल ही नहीं रहा। मैं धीरे से बोली, मैं बहुत घबरा गई हूँ। मेरी आवाज में डर साफ था। लग रहा था कि उसे मुझे कंट्रोल करने का एहसास बहुत पसंद आ रहा था। वो सोफा से टिककर बैठ गया। अपने हाथों में डैगर घुमाने लगा। जल्दी नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है, आराम से करो। मैंने होंठ दबा लिए। साथ ही मेरे दिमाग में सवाल लगातार घूम रहे थे। ये आदमी आखिर है कौन? ये मुझे कैसे जानता है? कौन सी फोटोज? मैंने कांपती आवाज में पूछा। तुम कौन सी फोटोज की बात कर रहे हो? मैं उससे और जानकारी निकलवाना चाहती थी। वो हल्का सा हंस। अंधेरे में उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। तुम्हारे हस्बैंड के फोन में तुम दोनों की वेडिंग फोटोज और बैल्कनी में कपड़े सुखाते हुए तुम्हारी फोटोज भी। फिगर भी बुरा नहीं है। मेरा दिल एकदम बैठ गया। उसने वांग शाओशुआई का फोन देखा था, या वांग शाओशुआई ने खुद उसे वो फोटोज दिखाई। पिछले 2 महीनों से मेरी और वांग शाओशुआई की कोल्ड वॉर चल रही थी। हम लगभग बात भी नहीं करते थे। वो रोज सुबह जल्दी निकल जाता, रात देर से लौटता। हम एक ही घर में रहते हुए भी अजनबियों जैसे हो गए थे। फिर उसके फोन में मेरी फोटोज क्यों थी और वो इस आदमी तक कैसे पहुंची? मैंने सावधानी से पूछा, क्या तुम मेरे हस्बैंड को जानते हो? मेरे हाथ अभी भी धीरे धीरे बटन पर ही रुके हुए थे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ डैगर से सोफा के हैंडल पर हल्की चोट मारी। थक। फिर ठंडी आवाज में बोला, फालतू बातें बंद कर, जारी रखो। मैं समझ गई। अब उससे और कुछ पूछना बेकार था। मैं फिर तीसरे बटन पर टाइम बर्बाद करने लगी। उसी समय अचानक दरवाजे पर तेज और लगातार नॉक होने लगी। ठक ठक ठक। मैं और वो आदमी दोनों एक साथ रुक गए। उसका पूरा शरीर एकदम तन गया। उसने तेज निगाहों से मुझे घूरा, फिर धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में पूछा, कौन है? मेरे चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर उम्मीद की एक हल्की सी झलक।
और अगले ही पल वो डर में बदल गई। मैंने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, शायद मेरे हंस बैंड अपनी चाबी भूल गए हों या बिल्डिंग मैनेजमेंट वाले हों। हमारी बिल्डिंग की पानी की पाइप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। उन्होंने कहा था कि रात में भी रिपेयर चेक करने आ सकते हैं। मैंने जानबूझकर बिल्डिंग मैनेजमेंट का जिक्र किया ताकि अगर सच में बाहर कोई मदद करने आया हो तो उसके पास एक सही वजह भी हो। लेकिन मेरी उम्मीद के उल्टा वो आदमी अचानक उठकर मेरे सामने आ गया। उसने डैगर सीधा मेरी कमर पर लगा दिया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। चुप रहना, चाहे बाहर कोई भी हो, उसे यहाँ से जाने के लिए कह देना। अगर एक भी गलत शब्द बोला तो मैं तुरंत तुम्हें मार दूंगा। दरवाजा खोलो। जैसा अभी कहा था वैसा ही बोलना। कहना कि शायद बिल्डिंग मैनेजमेंट रिपेयर चेक के लिए आया है और उन्हें वापस भेज दो। चाकू की ठंडी नोक मेरे पतले नाइट ड्रेस के आर पार महसूस हो रही थी। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। माँ, मैं समझ गई, मैं कुछ भी गलत नहीं कहूंगी। वो आदमी मेरे बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने डैगर को अपने हाथ और मेरे शरीर के बीच छिपा लिया। वो दरवाजे के पास बने ब्लाइंड स्पॉट में खड़ा हो गया, जहां बाहर से उसे देख पाना मुश्किल था। मैं उसकी तेज सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। उन सांसों में घबराहट भी थी और खतरनाक गुस्सा भी। मैंने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को जितना हो सके नॉर्मल रखने की कोशिश की, लेकिन उसमें हल्की कंपी फिर भी छिप नहीं पाई। कौन है? मैंने दरवाजे के बाहर पूछा। बाहर से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई। नमस्ते मैडम, मैं बिल्डिंग मैनेजमेंट से ड्यूटी पर तैनात श्याओ वांग बोल रहा हूँ। हमारे मॉनिटरिंग सेंटर को आपके फ्लैट से रिपेयर सिग्नल मिला है। सिस्टम में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, इसलिए चेक करने आया हूँ। अब ठीक है ना? मेरा दिल जोर से धड़क उठा। सचमुच बिल्डिंग मैनेजमेंट था, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी की जगह इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम बताया। लगता है बाथरूम में मैंने जो हिडन बटन दबाया था उसने काम तो किया, लेकिन उसने सीधे हेल्प या पुलिस अलर्ट नहीं भेजा। इससे एक तरफ उम्मीद जगी तो दूसरी तरफ हालात संभालना और मुश्किल हो गया। मुझे महसूस हुआ मेरी कमर पर लगा डैगर और भी जोर से दब गया। मैंने जल्दी से जवाब दिया, बस इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होगी। कुछ नहीं हुआ, शायद गलती से सिग्नल चला गया। हम लोग भी अभी सोने ही वाले थे। मैंने जानबूझकर हम लोग शब्द पर जोर दिया ताकि सामने वाले को इशारा मिल जाए कि घर में कोई पुरुष भी मौजूद है। उम्मीद थी कि बिल्डिंग मैनेजमेंट वाला थोड़ा सतर्क हो जाएगा। बाहर 2 सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर श्याओ वांग की आवाज दोबारा आई। इस बार उसकी आवाज प्रोफेशनल थी, लेकिन उसमें जिद भी थी। मैडम, रूल के हिसाब से जब रिपेयर रिक्वेस्ट रजिस्टर हो जाती है तो हमें साइट पर वेरीफाई करना पड़ता है, वरना सिस्टम लगातार अलर्ट देता रहेगा। और अभी जो सिग्नल आया था वो काफी अर्जेंट। बस आप दरवाजा खोल दीजिए, मैं सिर्फ मीटर बॉक्स देखकर चला जाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इतने में मेरे पीछे खड़े आदमी ने हल्की सी ठंडी आवाज निकाली, फिर धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, उसे इलेक्ट्रिक पैनल दिखा दे, बस वही, ज्यादा कुछ मत बोलना। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने धीरे धीरे सेफ्टी चेन खोलनी शुरू की। लोहे की चेन की आवाज पूरे सन्नाटे में बहुत तेज सुनाई दे रही थी। फिर मैंने लॉक खोला, दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। बाहर श्याओ वांग बिल्डिंग मैनेजमेंट की यूनिफॉर्म पहने खड़ा था। उसके हाथ में फ्लैश लाइट और वर्क रजिस्टर था। उसने मुझे देखा। मेरा चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, बाल भी थोड़े बिखरे हुए थे। मैं नाइट ड्रेस में थी। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। उसकी फ्लैश लाइट मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने इंस्टिंक्ट से आंखें सिकोड़ ली। वो बोला, मैडम, आपका चेहरा ठीक नहीं लग रहा। आप सच में ठीक हैं? उसकी नजर दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजा थोड़ा ही खुला था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं थोड़ा एक तरफ हुई, अपनी उंगली से एंट्रेंस के पास लगे इलेक्ट्रिक पैनल की तरफ इशारा किया और खुद को शांत दिखाते हुए बोली, सच में कुछ नहीं हुआ, शायद सिर्फ मेन स्विच गिर गया होगा। मीटर बॉक्स वहीं है, आप देख लीजिए। जैसे ही मैं थोड़ा एक तरफ हुई, मेरे पीछे छिपे उस आदमी के कपड़ों का एक छोटा सा हिस्सा शायद दरवाजे की दरार से दिखाई दे गया। मैंने देखा, श्याओ वांग की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। वो अनुभवी कर्मचारी था, शायद उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो गई थी। घर की मालकिन जरूरत से ज्यादा घबराई हुई लग रही। पूरा घर अंधेरे में डूबा था, लाइट भी नहीं जली थी, लेकिन उसने तुरंत इलेक्ट्रिक पैनल देखने की बजाय वहीं खड़े होकर पूछा, मैडम, क्या आपके हस्बैंड घर पर हैं? अगर हो तो अच्छा रहेगा कि वो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चेक कर लें, कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। असल में वो पूछताछ कर रहा था, साथ ही घर के पुरुष से बात करने की कोशिश भी। मेरे पीछे खड़ा आदमी तुरंत तन गया। उसने मेरी कमर पर डैगर और जोर से दबा दिया। हल्का सा दर्द मेरी कमर में दौड़ गया। मेरे मुंह से लगभग आवाज निकल ही गई थी। तभी मेरे पीछे खड़े आदमी ने बोलना शुरू किया। उसने जानबूझकर अपनी आवाज बदल ली। भारी और रूखी आवाज में बोला, हो गया क्या? इतनी रात को परेशान मत करो, हम ठीक हैं। उसकी आवाज साफ तौर पर मेरे हस्बैंड जैसी नहीं थी। ऊपर से उसकी नकली बेरुखी और भी ज्यादा अजीब लग रही थी। श्याओ वांग की भौहें और सिकुड़ गईं। अब उसके मन का शक और गहरा हो चुका था। वो जाने की बजाय मुझे और ध्यान से देखने लगा। मैंने महसूस किया कि उसकी नजर पहले मेरे चेहरे पर गई, फिर मेरे हाथों पर। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, इतना कि कोई भी देख सकता था। फिर उसने मेरी आंखों में देखा। उनमें सिर्फ डर था,
परेशान किए जाने की नाराजगी नहीं। अचानक श्याओ वांग ने अपनी आवाज ऊंची कर दी। इस बार उसका लहजा पूरी तरह गंभीर था। मैडम, क्या आपको हेल्प चाहिए? हमारे सिक्योरिटी स्टाफ अभी तुरंत ऊपर आ सकते हैं। उसकी ये बात बिजली गिरने जैसी थी। मेरे पीछे वाला आदमी शायद सोच भी नहीं सकता था कि बिल्डिंग मैनेजमेंट इतना सतर्क निकलेगा। उसकी सांसें अचानक तेज हो गईं। उसने डैगर मेरी कमर पर और जोर से दबा दिया। मुझे उसकी नोक अपनी स्किन में चुभती हुई महसूस हुई। घबराहट में उसने अचानक मुझे जोर से पीछे खींच लिया। मैं लड़खड़ाकर पीछे गिरने लगी और उसी पल वो खुद भी पूरी तरह दरवाजे के सामने आ गया। बाहर खड़े श्याओ वांग ने उसे साफ देख लिया। रोशनी भले कम थी, लेकिन उस लंबे चौड़े अजनबी की परछाई और उसके हाथ में चमकता डैगर अब छिप नहीं सकते थे। वो आदमी गुस्से से गरजा, ये तेरे बाप का मामला नहीं, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश की तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। श्याओ वांग का चेहरा तुरंत बदल गया। वो एक कदम पीछे हटा, फौरन अपना वॉक टॉक निकाला और तेज आवाज में बोला, कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर। फ्लैट एक 803 में इमरजेंसी सिचुएशन। घर के अंदर घुसपैठियां हैं जिसने महिला को बंधक बना रखा। तुरंत बैकअप भेजिए, सिक्योरिटी टीम ऊपर भेजिए और पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। इतने में उस आदमी ने पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम। दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि पूरा फ्रेम हिल गया। फिर वो गुस्से से मेरी तरफ मुड़ा, एक हाथ से मुझे जोर का धक्का दिया। मैं सीधा फर्श पर गिर पड़ी। वो गुस्से में दहाड़ा, हरामजादी, तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। उसकी आंखें इतनी खतरनाक थीं कि जैसे मुझे जिंदा निगल जाएगा। मैं जमीन पर गिरी हुई थी। मेरे हाथ और पीठ में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन बाहर बिल्डिंग मैनेजमेंट वालों की आवाज और वॉक टॉक की आवाज सुनकर मेरे अंदर फिर से जिंदा बचने की एक छोटी सी उम्मीद जाग उठी। डर अभी भी पूरे शरीर में फैला हुआ था। मैं कांपती हुई बोली, मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। अब तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। अगर अब भी चले जाओ तो शायद अभी भी देर नहीं हुई। मैं पेट के बल जमीन पर पड़ी हुई थी। मेरी आवाज पूरी तरह बैठ चुकी थी। उस आदमी का चेहरा और भी डरावना हो गया। वो तेजी से खिड़की के पास गया और नीचे झांक कर देखने लगा। मुझे नीचे से लोगों के दौड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। सिक्योरिटी गार्ड्स के वॉक टॉक की आवाज रात के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। वो फिर मुड़ा और पागलों जैसी नजरों से मुझे घूरने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और हिचकिचाहट भी। फिर उसने दांत भींच कर कहा, आज तेरी किस्मत अच्छी है। उसे समझ आ गया था कि अब उसके पास टाइम बहुत कम है। अगर वो और रुका तो पकड़ा जा सकता था। उसने मुझे घूरा जैसे आखिरी बार मुझे नुकसान पहुंचाने का सोच रहा हो, लेकिन आखिरकार उसके अंदर बचकर भागने की चाह जीत गई। वो तेजी से किचन की तरफ भागा। मैं वहीं जमीन पर बैठी रह गई। इतनी देर तक खुद को संभालने के बाद अब मेरा पूरा शरीर ढीला पड़ चुका था। मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। बाहर से श्याओ वांग और सिक्योरिटी गार्ड्स जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे। मैडम, आप ठीक हैं? वो आदमी अभी भी अंदर है क्या? हमने पुलिस को कॉल कर दिया है। क्या आप सेफ हैं? श्याओ वांग की आवाज चिंता से भरी हुई थी। मैं किसी तरह घिसटते हुए उठी। पूरा शरीर कांप रहा था। लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंच, कांपते हाथों से लॉक खोला और दरवाजा खोल दिया। बाहर श्याओ वांग हाथ में वॉक टॉक लिए खड़ा था। उसके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स। उनके हाथों में रबर बैटन थी। मुझे जिंदा और सुरक्षित देखकर तीनों ने राहत की सांस ली। मैं रोते हुए बोली, वो भाग गया किचन की तरफ से। मेरी आवाज पूरी तरह बैठ चुकी थी। मैं लगभग बेहोश होने जैसी हालत में वहीं दरवाजे के पास बैठ गई। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत किचन की तरफ दौड़ पड़े। श्याओ वांग मेरे पास बैठ गया। उसने चिंता से पूछा, मैडम, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? क्या एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी? मैंने पहले सिर हिलाकर नहीं कहा, फिर कुछ सेकंड बाद हाँ में सिर हिला दिया। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। दूर से पुलिस सायरन की आवाज धीरे धीरे पास आती सुनाई देने लगी। मैंने अपने ऊपर कंबल कसकर लपेट ली, फिर भी मेरे हाथ कांपना बंद नहीं कर रहे थे। श्याओ वांग ने मुझे सहारा देकर सोफा पर बैठाया। उसने मेरे हाथ में गर्म पानी का एक गिलास दिया। मैंने दोनों हाथों से ग्लास पकड़ ली, लेकिन ग्लास की गर्माहट भी मेरे बर्फ जैसे ठंडे हाथों को गर्म नहीं कर पा रही थी। श्याओ वांग बोला, मैडम, डरिए मत, पुलिस अभी पहुंचने वाली है। वो दरवाजे के पास खड़ा होकर लगातार बाहर कॉरिडोर की तरफ देखता रहा। मैंने सिर हिलाया। मैं उसे थैंक यू कहना चाहती थी, लेकिन गला इतना भर आया था कि आवाज ही नहीं निकली। करीब 5 मिनट बाद 2 पुलिस ऑफिसर्स मेरे घर के अंदर आए। उनमें से एक की उम्र 40 साल से ज्यादा लग रही थी। उसका चौकोर चेहरा था और आंखें बहुत शांत। दूसरा ऑफिसर लगभग 27 से 28 साल का था। उसके हाथ में नोट्स लिखने की डायरी थी। बड़े ऑफिसर ने अपना आईडी दिखाते हुए कहा, मैं लोकल पुलिस स्टेशन से ऑफिसर ली गांग हूँ। ये मेरे कॉलीग हैं। फिर उन्होंने नरम लेकिन प्रोफेशनल आवाज में कहा, मिस शुए, अब आप सुरक्षित हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि यहाँ क्या हुआ? मैंने गहरी सांस, खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर बोली, एक आदमी जब मैं सो रही थी तभी वो मेरे बेडरूम में घुस आया। ऑफिसर ली का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, क्या वो चोरी करने आया था? मैंने सिर हिलाया। नहीं। मेरी आवाज कांप रही थी। वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैंने सोने का नाटक किया। उसे अपना हस्बैंड समझकर बात करती रही। मैंने उससे मेरे लिए पानी लाने को कहा, फिर वॉशरूम जाने का बहाना बनाया। वॉशरूम के अंदर मैंने वही हिडन अलार्म बटन दबा दिया जो इलेक्ट्रिक सॉकेट जैसा दिखता है। ऑफिसर ली ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, आपने बहुत हिम्मत दिखाई और बिल्कुल सही फैसला लिया। फिर उन्होंने पूछा, उस आदमी की शक्ल कैसी थी? कोई खास पहचान? उन्होंने अपने साथी को नोट्स लिखने का इशारा किया। मैंने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की। हर डिटेल मेरे दिमाग में चाकू की तरह साफ। वो बहुत मजबूत था,
हाइट 6 फीट से ज्यादा होगी। उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। उसके शरीर से सिगरेट की बहुत तेज स्मेल आ रही थी और पसीने की बदबू भी, जैसे कई दिनों से न नहाया हो। उसकी आवाज बैठी हुई थी और मैं थोड़ी देर रुकी। वो मुझे मिस शुए कहकर बुला रहा था। ऑफिसर ली तुरंत चौकन्ने हो गए। मिस शुए? उसने आपको मिस शुए कहा? कोई और नाम नहीं, जैसे ब्यूटीफुल लेडी या कुछ और? मैंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, उसने सिर्फ मिस शुए कहा, बहुत फॉर्मल तरीके से। और उसने कहा कि मैं फोटोज से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ। मतलब उसने पहले मेरी फोटोज देखी थी। ऑफिसर ली और श्याओ वांग ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसी समय बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। अगले ही पल एक जाना पहचाना आदमी तेजी से अंदर आया। शुए, तुम ठीक हो ना? मैं तो डर ही गया था, ये सब कैसे हो गया? वांग शाओशुआई अंदर आया। उसने हमेशा की तरह प्रोग्रामर वाली चेक शर्ट पहन रखी थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। चेहरे पर घबराहट और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो जल्दी से मेरे पास आया, घुटनों के बल बैठकर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश, लेकिन मैंने रिफ्लेक्स में अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसके चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सी झिझक और असहजता दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसने उसे चिंता वाले चेहरे से छिपा लिया। ऑफिसर ली ने हमारी इस छोटी सी रिएक्शन को तुरंत नोटिस कर लिया। उन्होंने वांग शाओशुआई की तरफ देखा। आप वांग शाओशुआई हैं, पीड़िता के हस्बैंड? वांग शाओशुआई तुरंत खड़ा हो गया, घबराकर बोला, जी ऑफिसर। बिल्डिंग मैनेजमेंट का फोन आते ही मैं तुरंत वापस आ गया। मेरी वाइफ, उस कमीने ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? ऑफिसर ली ने शांत आवाज में जवाब दिया। किस्मत अच्छी रही कि आपकी वाइफ ने समय रहते हेल्प मांगी। आरोपी घबरा गया और मौके से भाग निकला। फिलहाल हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। मिस्टर वांग, क्या आज रात भी आप कंपनी में ओवरटाइम कर रहे थे? ऑफिसर ली ने पूछा। वांग शाओशुआई ने बिना हिचकिचाए सिर हिलाया। हाँ, उसने पूरे भरोसे के साथ कहा। हाल ही में हमारा प्रोजेक्ट डेडलाइन पर चल रहा है। लगभग हर दिन देर रात तक ओवरटाइम करना पड़ता है। आज भी करीब 11:30 बजे मैं कंपनी से निकला। फिर कंपनी के नीचे वाले रेस्टोरेंट में लेट नाइट खाना खाया। उसके बाद 12 बजे वाली कैब ली। सोसाइटी के गेट पर पहुंचा ही था कि बिल्डिंग मैनेजमेंट का फोन आ गया। ऑफिसर ली ने नोटबुक में कुछ लिख लिया, फिर मेरी तरफ मुड़कर बोले, मिस शुए, आपने अभी कहा था कि वो आदमी आपको मिस शुए कहकर बुला रहा था? मैंने सिर हिलाया। यही बात मेरे दिमाग में लगातार घूम रही थी। हाँ, उसने पूरे यकीन के साथ मुझे मिस शुए कहा। ऑफिसर, वो मुझे जानता था। वो कोई रैंडम क्रिमिनल नहीं था। बगल में बैठे ऑफिसर वांग ने सिर उठाकर कहा, अगर कोई अजनबी आपका सरनेम जानता हो तो ये कोई बहुत अजीब बात नहीं है। कुरियर, फूड डिलीवरी या बिल्डिंग मैनेजमेंट का डेटा लीक, इन सब वजहों से भी जानकारी बाहर जा सकती है। मैंने सिर हिलाया। मेरी आवाज पूरी तरह पक्की थी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसका बात करने का तरीका ऐसा नहीं था कि उसने कहीं से सिर्फ नाम पता किया हो। उसे हमारे घर का पूरा लेआउट पता था। उसे मालूम था कि इलेक्ट्रिक पैनल एंट्रेंस के पास है। वो सीधे किचन में जाकर फ्रिज से ठंडा पानी निकाल लाया। उसे ये भी पता था कि मैं थोड़ी देर रुकी, मुझे ठंडा पानी पसंद नहीं है, या शायद वो सिर्फ इत्तेफाक था। और जब वो मेरे पास आया था, उसके शरीर से सिर्फ सिगरेट और पसीने की स्मेल नहीं आ रही थी, उसमें कॉफी की भी बहुत हल्की स्मेल थी। बिल्कुल, मैंने ध्यान से याद किया, बिल्कुल वैसी जैसी वांग शाओशुआई की कंपनी के पैंटी में आती है, सस्ती इंस्टेंट कॉफी वाली स्मेल। मेरी बात खत्म होते ही वांग शाओशुआई का चेहरा हल्का सा बदल गया। उसने तुरंत खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उस एक पल की घबराहट मेरी नजरों से बच नहीं पाई। उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। शुएली, तुम क्या क्या सोच रही हो? हमारी कंपनी में इतने लोग कॉफी पीते हैं, सिर्फ कॉफी की स्मेल से कोई क्लू कैसे हो सकता है? फिर उसने पुलिस की तरफ देखा। ऑफिसर, मेरी वाइफ बहुत शॉक में है, इसलिए शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रही है। लेकिन ऑफिसर ली ने उसकी सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसी बात को पकड़ लिया। कॉफी? किस तरह की कॉफी? थोड़ा डिटेल में बता सकती हैं? मैंने सिर हिलाया। मैं ठीक से नहीं बता सकती, बस बहुत कॉमन इंस्टेंट कॉफी जैसी थी, वैसी जो रात भर जागने के लिए लोग पीते हैं। और कभी कभी वांग शाओशुआई भी आधी रात को उसी स्मेल वाला कप घर लेकर आता था, कुछ वैसी ही थी। ऑफिसर ली अब वांग शाओशुआई की तरफ मुड़े। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें हल्का दबाव साफ महसूस हो रहा था। मिस्टर वांग, लगता है हमें आपकी कंपनी के बारे में भी जानकारी लेनी पड़ेगी। हाल ही में क्या वहां कोई एम्प्लॉई अजीब बिहेवियर कर रहा था, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी तरह आपका होम एड्रेस या आपके और आपकी वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में जानता हो? वांग शाओशुआई की आंखें हल्का सा डोल गईं। उसकी आवाज भी पहले जैसी नहीं रही। ऑफिसर, हमारी कंपनी बहुत प्रोफेशनल है। एम्प्लॉइज की सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है, और मैं और मेरी वाइफ, हम बिल्कुल नॉर्मल कपल हैं। थोड़े बहुत झगड़े तो हर हस्बैंड वाइफ के बीच होते हैं, लेकिन इस केस से उसका क्या लेना देना? ऑफिसर ली ने उसे गहरी नजर से देखा। मिस्टर वांग, हम किसी भी क्लू को इग्नोर नहीं करेंगे, खासकर ऐसे क्लू को जो किसी खास दिशा की तरफ इशारा कर रहे हो। उम्मीद है आप इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेशन करेंगे। कल हम आपकी कंपनी आकर इंक्वायरी करेंगे
उसी वक्त फोरेंसिक टीम का एक ऑफिसर किचन की विंडो की तरफ से आया। उसने रिपोर्ट दी। किचन की विंडो के बाहर चढ़ने के साफ निशान मिले हैं। शक है कि आरोपी नीचे लगी पाइप या एसी आउटडोर यूनिट के सहारे ऊपर चढ़कर अंदर आया। उसका तरीका काफी प्रोफेशनल था। लगता है उसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर की अच्छी जानकारी थी। इसके अलावा बेडरूम के फ्लोर से कुछ फुटप्रिंट्स भी मिले हैं जो मिस शुए और मिस्टर वांग के नहीं हैं। उनके सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं। ऑफिसर ली ने हमारी तरफ देखा। मिस शुए, मिस्टर वांग, आज रात से इस एरिया में पुलिस पेट्रोल बढ़ा दी जाएगी। सोसाइटी और आसपास के सारे सीसीटीवी भी चेक किए जाएंगे। फिलहाल आप दोनों सेफ हैं, लेकिन अभी भी अलर्ट रहिए। और कल सुबह मिस्टर वांग, आपको हमारे साथ आपकी कंपनी चलना होगा। वांग शाओशुआई ने गहरी सांस ली, फिर मजबूरी में सिर हिलाया। ठीक है ऑफिसर, मैं पूरा कोऑपरेशन करूंगा। धीरे धीरे पुलिस और बिल्डिंग मैनेजमेंट के सभी लोग चले गए। अब पूरे घर में सिर्फ मैं और वांग शाओशुआई बचे थे। कमरे का माहौल तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। वांग शाओशुआई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आवाज पहले से नरम थी। शुएली, आज रात मैं तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ। तुम बहुत डर गई होगी। मैंने कंबल अपने चारों तरफ और कसकर लपेट लिया। एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में देखे बिना ठंडी आवाज में बोली, जरूरत नहीं, मैं दरवाजा अच्छी तरह लॉक कर लूंगी। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तुम अपने कमरे में चले जाओ। वांग शाओशुआई ने मुंह खोला जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आखिर में सिर्फ एक लंबी सांस ली, फिर मुड़कर ड्राइंग रूम की तरफ चल दिया। दरवाजे तक पहुंचकर इसे वो एक पल के लिए रुक गया। पीठ मेरी तरफ किए हुए ही बोला, शुएली, तुम मेरे बारे में चाहे जो सोचो, लेकिन मैं सच में तुम्हारी बहुत चिंता करता हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसकी पीठ को देखती रही जब तक वो दरवाजे के पीछे गायब नहीं हो गया। उस रात मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मैं सोफा पर बैठी थी। घर की सारी लाइट्स ऑन कर दी थी और छत को घूरे जा रही थी। मेरे दिमाग में बार बार उसी आदमी की बात गूंज रही थी, तुम फोटो से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। आखिर उसने मेरी फोटोज कहाँ देखी थी? उसे मेरे घर के बारे में इतनी जानकारी कैसे थी? रात के 3 बजे मैं चुपचाप उठी और मास्टर बेडरूम के दरवाजे तक गई। बिना फेस दिखाए यूट्यूब से 1 लाख+ रुपए महीना कमाना चाहते हो? मैंने जो कुछ सीखा और अप्लाई किया सब इस ई बुक में स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। वांग शाओशुआई का फोन बेड साइड टेबल पर रखा था। स्क्रीन उल्टी तरफ थी। मैं कुछ पल झिझकी, फिर दबे पांव अंदर गई और फोन उठा लिया। पासवर्ड अब भी हमारी मैरिज एनिवर्सरी की डेट ही थी। जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला, फोन अनलॉक हो गया। मैंने उसकी फोटो गैलरी खोल ली। रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर में कुछ भी नहीं था। फिर मैंने उसकी चैट हिस्ट्री देखी, वीचैट, क्यू, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। जब मैं फोन वापस रखने ही वाली थी, तभी अचानक मुझे उस आदमी की कही हुई वेडिंग फोटोज वाली बात याद आई। मैंने एल्बम खोलकर लगातार नीचे स्क्रॉल करना शुरू किया। करीब 3 महीने पहले तक पहुंच गई। उस वक्त हमारे बीच कोल्ड वॉर शुरू नहीं हुई थी। फिर मुझे अपनी एक फोटो दिखी। ये बैल्कनी में कपड़े सुखाते वक्त पीछे से ली गई फोटो थी। फोटो में मैंने होम ड्रेस पहनी हुई थी और कैमरा की तरफ पीठ किए कपड़े टांग रही। फोटो का टाइम रात 8 बजे का था, लेकिन उसी दिन वांग शाओशुआई ने कहा था कि वो कंपनी में ओवर टाइम कर रहा है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने आगे स्क्रॉल किया। एक और फोटो जिसमें मैं सोसाइटी गेट पर कुरियर का इंतजार कर रही थी। फिर एक और जिसमें मैं सुपरमार्केट से शॉपिंग कर रही थी। हर फोटो छुप कर ली गई थी और हर फोटो उसी समय की थी जब वांग शाओशुआई कहता था कि वो ओवर टाइम कर रहा है। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। लेकिन ये फोटोज वांग शाओशुआई ने खुद ली थी या किसी और ने खींचकर उसे भेजी थी। मैं कांपते हुए उसका वीचैट खोला। सर्च में सीक्रेट फोटो जैसे कीवर्ड्स डालकर सर्च किया। कुछ भी नहीं मिला। फिर उसका क्यू भी चेक किया। वहां भी कोई क्लू नहीं मिला। उसी वक्त फोन की स्क्रीन पर अचानक वीचैट का एक मैसेज पॉपअप हुआ। सेंडर का कोई नेम सेव नहीं था। प्रोफाइल फोटो पूरी ब्लैक थी। मैसेज में सिर्फ 3 शब्द थे, वो ठीक है। मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। रात के 3 बजे ऐसे वक्त कौन मैसेज भेजकर पूछेगा वो ठीक है। मैंने चैट खोली और ऊपर स्क्रॉल किया। पूरी चैट हिस्ट्री खाली थी। सिर्फ यही नया मैसेज था। सामने वाले ने चैट हिस्ट्री सेव न होने की सेटिंग लगा रखी थी। मैं उन 3 शब्दों को घूरती रह गई। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। ये वो, क्या मैं हूँ? ये आदमी वांग शाओशुआई से क्यों पूछ रहा है कि मैं ठीक हूँ या नहीं? इन दोनों का क्या रिश्ता है? मैं सोच ही रही थी कि रिप्लाई करूं या नहीं, तभी ड्राइंग रूम की तरफ से अचानक आवाज आई। मैंने फौरन फोन वापस उसी जगह रख दी। तेजी से बाहर आई और सोफा पर जाकर ऐसे लेट गई जैसे सो रही हूँ। वांग शाओशुआई ड्राइंग रूम से निकलकर बाथरूम गया। मुझे फ्लश की आवाज सुनाई, फिर उसके वापस जाने के कदमों की आवाज आई। पूरे समय उसने एक बार भी ड्राइंग रूम की तरफ नहीं देखा, लेकिन मैं समझ चुकी थी अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। अगली सुबह पुलिस वांग शाओशुआई की कंपनी पहुंची। ऑफिसर ली और ऑफिसर वांग मीटिंग टेबल के एक तरफ बैठे थे। दूसरी तरफ वांग शाओशुआई और उसका मैनेजर झांग बैठे थे। पूरा माहौल बेहद सीरियस था। ऑफिसर ली बोले, मिस्टर वांग, मैनेजर झांग, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन करने के लिए धन्यवाद। अब तक मिले क्लूज के आधार पर हमें शक है कि कल रात मिस शुए के घर घुसने वाला आरोपी आपकी कंपनी से जुड़ा हो सकता है। खासकर
उसे मिस्टर वांग का होम एड्रेस और हस्बैंड वाइफ के बीच हाल की सिचुएशन तक की जानकारी थी। मैनेजर झांग हैरान रह गया। उसने जल्दी से कहा, ऑफिसर ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज बहुत अच्छे हैं और एम्प्लॉइज की पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। ऑफिसर ली ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उनकी तेज नजरें सीधे वांग शाओशुआई पर टिक गईं। मिस्टर वांग, हमने सोसाइटी और आसपास के काफी सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं। इंसिडेंट से पहले कई बार एक सस्पिशियस आदमी आपकी बिल्डिंग के नीचे घूमता हुआ दिखाई दिया। लगता है वो वहां के एनवायरनमेंट और कैमरास की पोजीशन से अच्छी तरह वाकिफ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिस शुई ने जिस सस्ती इंस्टेंट कॉफी की स्मेल का जिक्र किया वो आपकी कंपनी के पैंटी में इस्तेमाल होने वाली कॉफी ब्रांड से मैच करती है। हमें उन एम्प्लॉइज की लिस्ट चाहिए जिन्हें हाल ही में जॉब से निकाला गया हो या जिनके अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी रही हो। वांग शाओशुआई का शरीर हल्का सा कांपा, इतना हल्का कि शायद कोई और नोटिस भी न कर पाता। मैनेजर झांग कुछ देर सोचने लगा, फिर बोला, निकाले गए एम्प्लॉई, पिछले महीने हमने एक प्रोजेक्ट बंद किया था। उसमें एक टीम मेंबर था, लियू कियांग। उस वक्त वो बहुत गुस्से में था। उसे लगता था कि वांग शाओशुआई की टीम ने उसके प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज छीन लिए, जिसकी वजह से उनका प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। वो 2 बार कंपनी में हंगामा करने भी आया था। सिक्योरिटी को बीच में आना पड़ा था। ऑफिसर ली ने पूछा, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स और फोटो हैं? मैनेजर झांग ने कंप्यूटर खोला, एम्प्लॉई फाइल खोल दी। फोटो में एक आदमी था, क्रू कट हेयर, उदास और अंधेरी आंखें और लंबा चौड़ा शरीर। ऑफिसर ली ने कंप्यूटर स्क्रीन वांग शाओशुआई की तरफ घुमा दी। मिस्टर वांग, क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? सीसीटीवी में दिख रहे सस्पेक्ट की बॉडी शेप इससे काफी मिलती है। उसी पल जैसे ही वांग शाओशुआई ने फोटो देखी, उसकी आंखों की पिल्प्स अचानक सिकुड़ गईं। चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें उभर आईं। उसका रिएक्शन लगभग सब कुछ साबित कर चुका था। वांग शाओशुआई ने सूखे गले से मुश्किल से शब्द निकाले, वो लियू कियांग है? ऑफिसर ली ने तुरंत अगला सवाल दाग दिया, अगर वो लियू कियांग है तो उसे आपके घर का एग्जैक्ट एड्रेस कैसे पता चला? यहाँ तक कि उसे ये भी कैसे पता था कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ पिछले कुछ महीनों से कोल्ड वॉर में थे? ये ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कोई नॉर्मल कोलियग आसानी से जान सके। वांग शाओशुआई ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके कंधे जोर जोर से कांपने लगे। साफ था कि उसके अंदर बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। मीटिंग रूम कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत रहा। सिर्फ एसी की आवाज सुनाई दे रही थी। मैनेजर झांग ने पहले वांग शाओशुआई की तरफ देखा, फिर पुलिस की तरफ और संभल कर बोला, लियू कियांग, पहले वांग शाओशुआई के साथ उसके रिलेशंस काफी अच्छे थे। मुझे याद है दोनों कई बार साथ में खाना भी खा चुके थे। मिस्टर वांग, मुझे याद है एक बार तुमने डिपार्टमेंट के कॉलेग्स को अपने घर पार्टी पर बुलाया था। उस दिन लियू कियांग भी आया था। वांग शाओशुआई का पूरा शरीर एकदम सख्त हो गया। ऑफिसर ली की नजर और भी तेज हो। मिस्टर वांग, आपने लियू कियांग को अपने घर बुलाया था? वांग शाओशुआई ने बड़ी मुश्किल से सिर हिलाया। उसकी आवाज बैठ चुकी थी। पिछले साल प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद मैंने कुछ कोलीग्स को घर बुलाया था। लियू कियांग वो भी आया था। उसी पल मेरा दिल जैसे पूरी तरह डूब गया। तो वो आदमी सिर्फ मुझे जानता ही नहीं, वो पहले मेरे घर भी आ चुका था। उसे घर का पूरा लेआउट पता था। उसे फ्रिज कहाँ है ये पता था। उसे एंट्रेंस पर इलेक्ट्रिक पैनल कहाँ है ये भी मालूम था। यहाँ तक कि हो सकता है उसने हमारे घर में अपनी फिंगरप्रिंट्स भी छोड़ी हों। ऑफिसर ली ने ठंडी आवाज में पूछा, मिस्टर वांग, आपने पहले ये बात क्यों नहीं बताई? आप कह रहे थे कि वो नॉर्मल तरीके से आपके घर की इन्फॉर्मेशन नहीं जान सकता, लेकिन सच तो ये है कि वो पहले आपके घर आ चुका था। वांग शाओशुआई ने अचानक सिर उठा ली। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। मुझे याद ही नहीं आया। सच में मुझे याद नहीं था। वो गैदरिंग पिछले साल की बात है। इतने लोग घर आए थे, मुझे कैसे याद रहता कि कौन आया था और कौन नहीं? और उस वक्त लियू कियांग को जॉब से नहीं निकाला गया था। हमारे बीच कोई झगड़ा भी नहीं था। मैं उसके बारे में कैसे सोच सकता था? ऑफिसर ली कुछ सेकंड तक उसे घूरते रहे, लेकिन कुछ नहीं बोले। तभी ऑफिसर वांग ने कहा, मिस्टर वांग, हमें लियू कियांग का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और उसके बारे में जितनी भी सोशल इंफॉर्मेशन आपको पता हो सब चाहिए। इसके अलावा उस गैदरिंग के बाद आपका उससे कभी अलग से कांटेक्ट हुआ था? प्राइवेट मीटिंग या कोई पर्सनल चैट? वांग शाओशुआई ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके जॉब से निकाले जाने के बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं रहा। बाद में जब वो कंपनी में हंगामा करने आया तब भी मैं सामने नहीं गया। सिक्योरिटी ने ही सब हैंडल किया था। ऑफिसर ली ने सिर हिलाया। ठीक है, आज की पूछताछ यहीं खत्म करते हैं। मिस्टर वांग, अगर कुछ भी नया याद आए तो तुरंत हमें कांटेक्ट कीजिए। फिर उन्होंने मैनेजर झांग की तरफ देखा। मैनेजर झांग, कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। लियू कियांग की एम्प्लॉय फाइल की एक कॉपी हमें चाहिए। मैनेजर झांग ने तुरंत सिर हिलाया। जी जरूर, हम पूरा कोऑपरेशन करेंगे। उसी दिन दोपहर मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में सोफा पर बैठी थी। मेरे सामने वांग शाओशुआई बैठा था। उसने सिर झुका रखा था। उसकी उंगलियां बेख्याली में आपस में उलझ रही थीं, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसने कोई बड़ी गलती कर दी हो। मैंने शांत आवाज में पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? मेरी आवाज इतनी शांत कि मुझे खुद भी अजीब लग रही थी। वांग शाओशुआई ने सिर उठाया।
उसकी आंखों में लाल नसें साफ दिखाई दे रही थी। शुएली, मुझे सच में नहीं पता था कि वो ऐसा करेगा। मैं कसम खाता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं ठंडी हंसी हंस पड़ी। तुम्हें नहीं पता था? पिछले साल वो मेरे घर आया था, यहीं खाना खाया था, मेरी फोटोज देखी थी, और अब जब तुम घर पर नहीं थे वो घर में घुस आया और मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की। फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता था। वांग शाओशुआई का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुझे सच में नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो क्या? मैंने उसकी बात काट दी। तो तुम उसे मेरे करीब आने देते या उसे तुम्हारी कमजोरी पकड़ने का मौका देते? वो चौंक गया। कमजोरी? तुम क्या कह रही हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कल रात मैंने तुम्हारा फोन देख लिया था। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। मैंने एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, रात 3 बजे किसी ने तुम्हें वीचैट पर मैसेज भेजा। वो ठीक है? वो कौन था? उसने उस वक्त ऐसा क्यों पूछा? उससे पहले तुम दोनों के बीच क्या बात हुई थी? वांग शाओशुआई ने मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। मैंने आगे कहा, और वो फोटोज जो तुम्हारे फोन में थी, मेरी चोरी छिपे ली गई फोटोज, उन्हें किसने खींचा था? तुमने या किसी और ने भेजी थी? वांग शाओशुआई के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने कांपते हाथ से उसे पोंछा। उसकी आवाज भी कांप रही थी। शुएली, मेरी बात सुनो, मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ। मैं सोफा पर पीछे टिक गई, दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। ठीक है, एक्सप्लेन करो। वांग शाओशुआई बहुत देर तक चुप बैठा रहा, इतनी देर कि मुझे लगा शायद वो अब कुछ नहीं बोलेगा। फिर उसने गहरी सांस ली, सिर उठाया। उसकी आंखों में ऐसी थकान और बेबसी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। पिछले साल एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को टाइम पर लॉन्च करने के लिए मैंने कंपनी के कुछ सर्वर बिना परमिशन इस्तेमाल की। ये कंपनी रूल्स के खिलाफ था। मैंने उनकी कंप्यूटिंग पावर का गलत इस्तेमाल करके थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाने की कोशिश की। मुझे लगा कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन ल्यू कियांग को डेटा में कुछ गड़बड़ दिख गई। उसने चोरी छिपे सारे ऑपरेशन लॉग्स और सारे एविडेंस कॉपी कर लिए। मैं शौक में उसे देखती रह गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वांग शाओशुआई बोलता रहा। बाद में वो मेरे पास आया। उसने कहा, या तो मैं उसे चुप रहने के पैसे दूं, या फिर वो कंपनी को बता देगा कि मैंने कंपनी के सर्वर का इलीगल इस्तेमाल करके बाहर पैसे कमाए हैं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं सिर्फ समय टालता रहा, और मैंने कभी तुम्हें ये बात बताने की हिम्मत नहीं की। मैंने कांपती आवाज में पूछा, और वो फोटोज, मेरी चोरी छिपे ली गई फोटोज, उनका क्या? वांग शाओशुआई ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज और धीमी हो गई। वो फोटोज ल्यू कियांग ने मुझे भेजी थी। उसी ने भेजी थी। उसने कहा था कि वो काफी समय से तुम्हें नोटिस कर रहा है और उसे तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। मुझे नहीं पता वो फोटोज उसने कहां से ली थी। हो सकता है उस गैदरिंग वाले दिन उसने चोरी छिपे खींची हो, या उसके बाद में वो तुम्हारा पीछा करने लगा। वो फोटोज मुझे भेजता था और कहता था अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो वांग शाओशुआई मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। तो पिछले 2 महीनों से मैं हर वक्त खतरे में जी रही थी, और जो आदमी मेरे साथ एक ही घर में रहता था उसे ये सब पहले से पता था। उसे मालूम था कि कोई मुझे टारगेट बना रहा है, फिर भी उसने चुप रहना चुना। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हें ये फोटोज कब मिली थी? मेरी अपनी आवाज मुझे बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी, बर्फ जैसी ठंडी। वांग शाओशुआई की आवाज और धीमी हो गई। करीब 2 महीने पहले, यानी जब हमारे बीच कोल्ड वॉर शुरू हुई थी, 2 महीने, पूरे 2 महीने। उसे पता था कि कोई मेरी चोरी छिपे फोटोज ले रहा है। उसे पता था कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है, लेकिन उसने मुझे एक शब्द तक नहीं बताया। उसने सिर्फ मुझसे कोल्ड वॉर शुरू कर दी। रोज सुबह जल्दी निकल जाता, रात देर से लौटता और मुझे उस घर में अकेला छोड़ देता जहां किसी भी वक्त कोई घुस सकता था। मैं धीरे से खड़ी हो गई, ऊपर से उसकी तरफ देखते हुए बोली, वांग शाओशुआई, क्या तुम्हें पता है कल रात वो आदमी लगभग अपने इरादे में कामयाब हो गया था? क्या तुम्हें पता है, अगर मैं सोने का नाटक नहीं करती, अगर मैं टाइम नहीं खींचती, अगर वो अलार्म बटन नहीं होता, तो आज मेरी क्या हालत होती? वांग शाओशुआई ने सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शुएली, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मुझे लगा वो सिर्फ मुझे डरा रहा है। वो सच में ऐसा नहीं करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। मैंने उसकी बात काट दी। बिल्कुल, तुमने कभी नहीं सोचा, क्योंकि तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी जॉब, अपना फ्यूचर, अपनी जिंदगी। लेकिन मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक मोहरा थी जिसे किसी भी वक्त कुर्बान किया जा सकता था ताकि तुम खुद सेफ रह सको। वांग शाओशुआई अचानक खड़ा हो गया। ऐसा नहीं है शुएली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच में करता हूँ। मैं बस बहुत डर गया था। मैंने उसकी तरफ देख कर कहा, जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो तुम खुद हो। मैं मुड़ गई, बेडरूम की तरफ चलते हुए बोली, कल मैं लॉयर से मिलकर डिवोर्स अग्रीमेंट तैयार करवाऊंगी। उससे पहले मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मैंने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दी। बाहर से वांग शाओशुआई मुझे पुकारता रहा, लेकिन
उस पल मैं रोई नहीं, मैं बस बेड के किनारे बैठी रही। विंडो के बाहर धीरे धीरे अंधेरा छाता रहा और मेरे दिमाग में पिछले 2 महीनों की हर बात बार बार घूमती रही। उसका रोज जल्दी निकल जाना, देर रात लौटना, उसका ठंडा व्यवहार, हर बार फोन पर बात करते समय उसका छुपना। मैं सोचती थी वो अब मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन सच ये था वो डरा हुआ था। उसे उस आदमी से डर लग रहा था जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसे डर था कि उसका राज खुल जाएगा, उसे डर था कि उसकी सब कुछ छिन जाएगा। लेकिन सिर्फ मुझे खोने से उसे कभी डर नहीं लगा। अगली सुबह ऑफिसर ली का फोन आया। उन्होंने बताया सीसीटीवी और बाकी क्लूज के आधार पर हमें लियू कियांग के छिपने की जगह का पता चल गया है। हम उसे पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मिस शुए, इस दौरान आपको बहुत सावधान रहना होगा। हालांकि लियू कियांग फिलहाल फरार है, लेकिन उसे पता चल सकता है कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, इसलिए यह मुमकिन है कि वो बदला लेने की कोशिश करे। हम आपकी सोसाइटी के आसपास पेट्रोल बढ़ा देंगे, लेकिन आपको भी अलर्ट रहना होगा। रात में विंडोज और मेन डोर अच्छी तरह लॉक कीजिए। अगर कुछ भी सस्पिशियस लगे तो तुरंत पुलिस को कॉल कीजिए। मैंने ठीक है कहा और कॉल काट दी। विंडो के बाहर धूसर आसमान को देखते हुए मैं चुप बैठी रही। वांग शाओशुआई सुबह सुबह ही घर से निकल गया था। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया और मैं जानना भी नहीं चाहती थी। कल रात वो पूरी रात ड्राइंग रूम में बैठा रहा। मैंने कई बार उसे सुबकते हुए सुना, उसे फोन पर बात करते हुए सुना, उसे बार बार घर में चलते हुए सुना, लेकिन मैं एक बार भी बाहर नहीं निकली। मैं ये तक नहीं जानना चाहती थी कि वो किससे फोन कर रहा था। दोपहर 3 बजे मेरा फोन बजा। एक अननोन नंबर था। मैं कुछ पल रुकी, फिर कॉल उठा लिया। क्या मैं मिस शुए से बात कर रहा हूँ? मैं ली गांग बोल रहा हूँ। लियू कियांग पकड़ा गया है। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। पकड़ लिया? कहाँ? ऑफिसर ली ने जवाब दिया, शहर के बाहरी इलाके में एक किराए के मकान से। वो उसके दोस्त का खाली घर था। जब हमने उसे अरेस्ट किया वो सो रहा था। उसने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया। ऑफिसर ली की आवाज में साफ राहत थी। अब आप सेफ। आगे उससे पूछताछ होगी, कोई प्रोग्रेस होगी तो हम आपको तुरंत बताएंगे। थैंक यू ऑफिसर ली। मैंने कॉल काट दी, एक लंबी सांस छोड़ी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल से वो बोझ नहीं उतरा जिसकी मैंने उम्मीद की थी। वो आदमी पकड़ा जा चुका था, लेकिन जो घाव उसने मेरे अंदर छोड़ा था वो इतनी आसानी से भरने वाला नहीं था। 3 दिन बाद ऑफिसर ली का फिर फोन आया। लियू कियांग ने सब कुछ कबूल कर लिया है। उसके बाद उन्होंने मुझे पूरे केस की सच्चाई बताई। लियू कियांग सच में वांग शाओशुआई का पुराना कलीग था। जॉब से निकाले जाने के बाद उसके अंदर बहुत गुस्सा भर गया था। शुरुआत में वो सिर्फ वांग शाओशुआई के इलीगल सर्वर इस्तेमाल करने वाले एविडेंस के दम पर उससे पैसे ऐंठना चाहता था, लेकिन वांग शाओशुआई लगातार बात टालता रहा। जब ब्लैकमेल से पैसे नहीं मिले तब लियू कियांग के दिमाग में इससे भी खतरनाक प्लान आया। वो मेरे घर में घुसना चाहता था, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था और फोटोज और वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहता था। फिर उन्हीं वीडियोस के दम पर वांग शाओशुआई को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता था। ऑफिसर ली कुछ पल रुके, फिर बोले, लियू कियांग ने बताया कि पहली बार उसने आपको उसी गैदरिंग में देखा था। उसके बाद वो कई बार चोरी छिपे आपका पीछा करता रहा और वही सारी सीक्रेट फोटोज उसी ने खींची थी। उसे पता था कि मैं और वांग शाओशुआई कोल्ड वॉर में थे। उसे ये भी मालूम था कि उस दौरान वांग शाओशुआई अक्सर ओवर टाइम करता था और रात में घर पर सिर्फ मैं अकेली होती थी। अपने प्लान के लिए लियू कियांग ने आधे महीने तक तैयारी की। हमारी बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर, सीसीटीवी कैमरास की पोजीशन, सिक्योरिटी गार्ड्स की पेट्रोल टाइमिंग, उसे हर चीज की पूरी जानकारी थी। ये सब सुनकर मैंने फोन को और कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शरीर की ताकत निकल गई हो। ऑफिसर ली ने आगे कहा, पूछताछ के दौरान लियू कियांग ने यह भी बताया कि उसका प्लान था काम पूरा होने के बाद वीडियो बनाकर उसी वीडियो से वांग शाओशुआई को पूरी तरह ब्लैकमेल करेगा। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी शांत रहेंगी। पूरे समय आपने जानबूझकर टाइम खींचा और चुपके से अलार्म बटन भी दबा दिया। ये सब उसकी उम्मीद से बिल्कुल बाहर था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक देखने में नाजुक और कमजोर महिला इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी इतनी बहादुरी और हिम्मत दिखा सकती है। मैं खुद को रोक नहीं पाई और कड़वी सी हंसी निकल गई। क्या मैं सच में इतनी बहादुर थी? असल में नहीं। मैं बस बेइंतहा मायूसी के बीच अपनी पूरी जान लगाकर जीने की एक छोटी सी उम्मीद ढूंढ रही। वही जीने की इंस्टिंक्ट जो हड्डियों तक बसी होती है, उसने ही उस खौफनाक वक्त में मुझे संभाल कर रखा। आखिर में ऑफिसर ली ने मुझसे कहा, केस अब लगभग पूरी तरह साफ हो चुका है। लियू कियांग पर कई चार्जेस लगाए जाएंगे, जिनमें गैर कानूनी तरीके से घर में घुसना, अटेम्प्टेड सेक्सुअल असोल्ट, जबरन वसूली और कई दूसरे अपराध शामिल हैं। आगे चलकर आपको कोर्ट में गवाह के तौर पर आना पड़ सकता है। जब समय आएगा पुलिस आपको पहले से इन्फॉर्म कर देगी। मैंने धीरे से जवाब दिया और ऑफिसर ली का शुक्रिया अदा किया। मेरे दिल को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन उस डर की परछाई अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। फोन रखने के बाद मैं अकेली खाली पड़े लिविंग रूम में बैठ गई और खिड़की के बाहर धीरे धीरे ढलते सूरज को देखती रही। इन दिनों वांग शाओशुआई घर नहीं लौटा था और मैंने भी उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया। वकील की तरफ से डिवोर्स एग्रीमेंट पूरी तरह तैयार था, बस उसके साइन करने का इंतजार था। 1 हफ्ते बाद मुझे कोर्ट का समन्स मिला। मुझे गवाह के तौर पर कोर्ट में जाकर गवाही देनी थी। उस सुबह मैं बहुत जल्दी उठी, हल्का सा मेकअप किया और एक फॉर्मल काला सूट पहन लिया। घर से निकलने से पहले मैं काफी देर तक आईने के सामने खड़ी रही। आईने में दिख रही औरत की आंखों में हल्की सी थकान थी, लेकिन वह पूरी तरह शांत। अब वह वही औरत नहीं रही थी जो आधी रात को डर कर जाग जाती थी
और सिर्फ सोने का नाटक कर सकती थी। कोर्ट में मेरी मुलाकात फिर से ल्यू कियांग से हुई। उसने सिर मुंडवा लिया था, कैदियों वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसकी आंखें पहले की तरह ही अंधेरी और डरावनी थी। जब हमारी नजरें मिली तो उसने उल्टा मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान ने मेरी रीढ़ तक ठंडी कर दी। ऑफिसर ली पहले गवाह के तौर पर कोर्ट में गए और पूरे केस और गिरफ्तारी की प्रक्रिया बताई। उसके बाद मेरी बारी आई। मैं गवाहों की कुर्सी तक गई। जज और जूरी के सामने खड़ी होकर उस रात की पूरी घटना एक एक शब्द करके सुनाने लगी। मेरी आवाज बिल्कुल स्थिर थी, उसमें जरा भी कंपी नहीं थी, जैसे मैं किसी और की कहानी सुना रही। मेरी गवाही खत्म होने के बाद लियू कियांग के डिफेंस लॉयर ने क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू किया। मिस शुए, आपने कहा कि घटना के दौरान आप लगातार समय खींचती रही। आपने आरोपी को अपना पति समझने का नाटक भी किया और उससे पानी लाने और तौलिया लाने के लिए कहा, सही है? जी सही है। तो क्या आपने कभी सोचा कि समय खींचने वाली आपकी यही हरकतें आरोपी को और ज्यादा गुस्सा दिला सकती थी और वह आपके साथ उससे भी ज्यादा हिंसक व्यवहार कर सकता था? मैंने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, हाँ मैंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन अगर मैं समय नहीं खींचती, मदद मांगने का मौका नहीं ढूंढती, तो आज मैं यहाँ खड़ी ही नहीं होती। वकील कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने पूछा, जो इमरजेंसी अलार्म आपने दबाया था, क्या आपको उसकी जगह पहले से पता थी या उसी वक्त आपने उसे देखा? मैंने जवाब दिया, पिछले साल बिल्डिंग मैनेजमेंट ने पूरे परिसर में ये अलार्म लगाए थे। ये बुजुर्गों और छोटे बच्चों के गुम हो जाने की स्थिति के लिए लगाए गए थे। उस समय मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया था। मुझे नहीं पता था कि आखिर में वही मेरी जान बचा लेंगे। वकील ने सिर हिलाया और फिर कोई सवाल नहीं। पूछताछ खत्म होने के बाद मैं कुछ देर कोर्ट रूम के बाहर वाले कॉरिडोर में खड़ी रही। उसी समय दूसरी तरफ से वांग श्याओसाई बाहर आया। मुझे देखते ही उसके कदम रुक गए। वह बहुत दुबला हो चुका था। उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं और दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी। मुझे देखकर उसने मुंह खोला, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मैं मुड़कर जाने लगी। शुएली, उसने पीछे से मुझे आवाज दी। मैं रुक गई, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने डिवोर्स अग्रीमेंट पर साइन कर दिए। कंपनी ने भी मुझे ऑफिशियली निकाल दिया है। लियू कियांग शायद कंपनी के रिसोर्सेज बिना इजाजत इस्तेमाल करने के मामले में मुझ पर भी केस करेगा। शायद मुझे भी जेल जाना पड़े। मैं चुप रही। वह बोला, मुझे पता है, ये सब मेरी अपनी करनी का नतीजा है। शुएली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुमसे सच नहीं छिपाना चाहिए था। मुझे तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहिए था। अगर वक्त वापस लौट सकता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। वक्त कभी वापस नहीं लौटता। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी। वांग श्याओसाई, आज से हम दोनों अजनबी हैं। आगे अगर कभी रास्ते में मिल भी जाएं तो एक दूसरे को हेलो कहने की भी जरूरत नहीं। मैं आगे बढ़ूंगी, धूप की तरफ। मेरे पीछे वांग श्याओसाई के फूट फूट कर रोने की आवाज आई। वह पूरी तरह टूटकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। 1 महीने बाद मैं उस रेजिडेंशियल एरिया से हमेशा के लिए चली गई। मैंने शहर के दूसरे छोर पर एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। मैंने नौकरी बदल दी, फोन नंबर बदल दिया, यहाँ तक कि अपना हेयर स्टाइल भी बदल लिया। हर रात सोने से पहले मैं कई बार दरवाजे का लॉक चेक करती। ये पक्का करती कि एंटी थेफ्ट चेन अच्छी तरह लगी हुई है। कई बार आधी रात को मेरी आंख खुल जाती और मैं अनजाने में अपने बगल वाली जगह पर हाथ रख देती, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि वहां कोई नहीं है। उस रात का नाइटमेयर खत्म हो चुका था, लेकिन उसने मेरे दिल पर एक बहुत गहरा निशान छोड़ दिया था। फिर भी मैं खुद से कहती रही, मुझे हर हाल में आगे बढ़ना। कभी कभी मुझे उस रात की बातें याद आ जाती। मुझे बिल्डिंग मैनेजमेंट का छोटा वांग याद आता है, जो फ्लैशलाइट लेकर दरवाजे पर खड़ा था। मुझे सिक्योरिटी गार्ड के रसोई में दौड़कर आने की आवाज याद आती है। मुझे दूर से पास आती पुलिस की सायरन याद आती। वो सारी आवाजें, वो सारे दृश्य मेरी जिंदगी पर ऐसे निशान बन गए हैं जिन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ, बस यही काफी है। 2 महीने बाद मुझे कोर्ट का फाइनल जजमेंट मिला। लियू कियांग को 15 साल की कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही उसके पॉलिटिकल राइट्स भी 5 साल के लिए छीन लिए। वांग श्याओसाई को कंपनी के रिसोर्सेज बिना अनुमति इस्तेमाल करने के जुर्म में 1 साल 6 महीने की कैद की सजा मिली। हालांकि उसकी सजा 2 साल के लिए सस्पेंडेड कर दी गई। मैं नए किराए के छोटे से अपार्टमेंट में बैठकर उस फैसले को बहुत देर तक देखती रही। खिड़की के बाहर धूप बहुत खूबसूरत थी। वह कांच से होकर फर्श पर फैल रही थी, गर्म और सुकून देने वाली। मैं उठी, खिड़की के पास गई और उसे खोल दिया। मैंने गहरी सांस ली। नीचे सड़क पर लोग लगातार आ जा रहे थे। गाड़ियां भाग रही, कोई बस का इंतजार कर रहा था, कोई जल्दी जल्दी सामान लेकर निकल रहा था। एक छोटा बच्चा साइकिल चलाते हुए लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जैसे वह भयानक नाइटमेयर कभी हुआ ही नहीं था। मैंने अपना कोट कसकर पकड़ा, घर से बाहर निकली और लोगों की भीड़ में शामिल होकर शहर की चहल पहल में कहीं खो गई।